ओके, थैंक यू शांतिनु। ठीक है। हाँ, सो वी एंडेड हियर, सेवेंथ चैप्टर पे स्टॉप किया था, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है। तो अभी ये जो चार लेबर कोड्स थे ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, मतलब दे आर नाउ इनटू फोर्स। तो डू नॉट रीड अबाउट स्पेसिफिकली चारों कोड के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो कि क्या क्या चारों जो कोड है उनके टेक अवे क्या होते हैं। तो कोड ऑन वेजेस डील्स विद मिनिमम वेजेस, और इंडस्ट्रियल रिलेशन ये जो ट्रेड यूनियन और हायरिंग फायरिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो। सोशल सिक्योरिटी इज अबाउट ऑल दी सोशल बेनिफिट्स, है ना, जो एक एम्प्लॉयज को मिलते हैं। उसके बाद फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ये जो सारे मतलब फंक्शंस इंश्योर करने होते हैं किसी भी कंपनी को फॉर देयर दीज एम्प्लॉयज, है ना, तो वो सारी चीजें होती है। और और हाँ, ये याद रखिएगा कि ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है लेबर। ठीक है। इट साउंड्स कि ये अपना स्टेट का सब्जेक्ट होगा, बट इट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट अंडर सेवन शेड्यूल। उसके बाद फिर जो अपना एल एफ पी आर है, PLFS जो पब्लिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी हमारा प्रेजेंट LFPR कितना है, 59.6% 2024 का डेटा है। आई थिंक दिस हैज इंक्रीज 2025 वाला डेटा, तो वो अपडेट कर लीजिएगा। है ना, ये पुराना डेटा, ऑल्दो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इग्नोर दिस। ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर दिस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहला अपनी ये मिनिस्ट्री है। ठीक है। फॉर इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फिर लेबर ब्यूरो क्या है, ये जो अब इनका मल्टीपल मतलब फंक्शंस होता है। और ऑल्सो दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेबर ब्यूरो दो बार UPSC ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो एक बार देख लीजिए कि इनका मतलब मेन रोल क्या होता है। तो दे पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ्स, वेजेस। तो अभी ये सारी चीजें तो आपको दिख रहा होगा कि कॉमन सी चीजें हैं, डिस्प्यूट, क्लोजर, ले ऑफ, ये सारी चीजें। बट दे ऑल्सो डील विद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेजेस, है ना। फिर अर्निंग्स, वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, एंड इवेलुएट द वर्किंग ऑफ वेरियस लेबर एक्ट्स। तो ये याद रखना है कि जो डिफरेंट लेबर एक्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग, उनकी वर्किंग कैसे चल रही है, ये भी लेबर ब्यूरो के अंडर आती है। ठीक है। फिर है चीफ लेबर कमीशन। तो इनका क्या काम होता है, दे डील विद प्रिवेंटिंग एंड सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इन्फोर्सिंग लेबर लॉज, एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ही रेयर केस होगा कि UPSC ऐसा फंक्शन आपसे डायरेक्टली पूछ ले, बट जस्ट हैव एन अवेयरनेस कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, हाउ डू दे प्ले रोल, है ना, पूरे ये लेबर सिस्टम में, या फिर वो जो कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल सेटअप है उनमें क्या क्या उनके रोल होते हैं। फिर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये तो मतलब एवरी वन नोस की स्टैट्यूटरी इनिशिएटिव है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948 के अंडर। और इसके थ्रू उनको मेडिकल सपोर्ट मिलता है ना। जैसे इट इंश्योर्स एम्प्लॉयज अगेंस्ट सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट एंड डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एंड प्रोवाइड्स मेडिकल केयर टू इंश्योर्ड पर्सन, है ना। तो ये इस इंश्योरेंस के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। उसके बाद फिर लास्ट है EPFO, है ना। अब ये प्रोविडेंट फंड, तो जो नाम है वैसा ही, मतलब दे इंश्योर कि ये प्रोविडेंट फंड का मैनेजमेंट, है ना। सो दे हैव टू कंट्रीब्यूट, बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर हैज टू कंट्रीब्यूट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी एवरी मंथ। वो PF फंड जो होता है ना, मतलब PF होता है जो प्रोविडेंट फंड, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हाँ, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट टू से, ये फंड बाद में आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो आफ्टर योर रिटायरमेंट। ठीक है। तो हाँ, ये बॉक्स आई टोल्ड नॉट टू रीड। उसके बाद फिर ये जो बाकी ये डिटेल्स है ये सब स्किप कर दीजिएगा। जस्ट रिमेंबर, ये कोड ऑन सिविल सॉरी सोशल सिक्योरिटी में गिग वर्कर्स के बारे में बात की गई है, एंड इट हैज बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर डिफाइंड है तो हाँ जी है। ओके। ऑक्यूपेशनल, ये वाला भी, ये मतलब ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू इग्नोर। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है रिवैम्प्ड PLFS। तो इस आर्टिकल में भी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वाई न्यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। PLFS के बारे में वी शुड बी नोइंग कि क्या है, कौन पब्लिश करता है ये सर्वे जो है। तो NSO कंडक्ट करता है ना। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। फिर ये क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट वाले स्टैट्स होते हैं ना, वो सारे स्टैटिस्टिक्स दे ब्रिंग इन, कि कितना एम्प्लॉयमेंट, सॉरी वो ये LFPR है ना, वर्कर पॉपुलेशन रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, LFPR, ऑल दीज थिंग्स, ये सारे स्टैटिस्टिक्स लाते हैं। और ये हम मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, आप लोग जो मेंस के भी तैयारी कर रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसके जो डेटा होते हैं हम मतलब रिपीटेडली यूज करते हैं। LFPR ओवरऑल कितना है, फिर फीमेल FLFPR कितना है ना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, ये सारी चीजें। अब डेफिनेशंस तो खैर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट यू शुड बी नोइंग, है ना, LFPR क्या होता है। तो जो पर्सन लेबर फोर्स में है, लेबर फोर्स में कौन कौन आते हैं, जो वर्किंग है और जो सीख कर रहे हैं वर्क, है ना। मतलब जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोग
प्रॉपर वर्किंग नहीं है, वी आर सीकिंग दिस एम्प्लॉयमेंट, तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेबर फोर्स ओनली। और ये रेशियो होता है आउट ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। तो जो लोग भी पार्ट है लेबर फोर्स के आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। फिर सेकेंड इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब इसमें वर्कर और पॉपुलेशन रेशियो, ये इसमें तो साफ साफ दिया ही है कि किसका किसका है। तो वही, जितने लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है इसमें जो डिनोमिनेटर है वो लेबर फोर्स है ना, जो लेबर फोर्स का पार्ट है। यहाँ पे हमने देखा था लेबर फोर्स के पार्ट कौन होते हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है और जो लोग मतलब दोज आर अवेलेबल फॉर वर्क बट नॉट वर्किंग, है ना, वो लोग पार्ट होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के। तो इट इज परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन दी लेबर फोर्स। ये टोटल पॉपुलेशन का नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या चाहिए याद रखिएगा, बाकी दोनों में अपना टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में है। फिर ये एक्टिविटी स्टेटस, यूजुअल स्टेटस, ये सब जो हम एम्प्लॉयमेंट मेजर करते हैं, है ना, तो यूजुअल स्टेटस हमारा 365 डेज के बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि आप, मतलब जो रेफरेंस पीरियड होता है कि आप पिछले 365 दिन में कितने दिन एम्प्लॉयड रहे थे, ठीक है। उसी तरीके से करंट वीकली स्टेटस होता है इसमें आउट ऑफ 7 डेज, है ना, आप कितने घंटे एम्प्लॉयड रहते वैसे होता है। फिर करंट डेली डेली स्टेटस होता है, जिसमें अगर किसी इंसान ने एक दिन में 1 घंटे या ज्यादा काम किया हो तो उसको एम्प्लॉयड कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो पीएलएफएस में कवर्ड रहते हैं, ठीक है। ये हम उसके लिए भी पढ़ते हैं, जीएस 3 इकोनॉमी वाला। बाकी इसमें देयर इज नथिंग। नेक्स्ट आर्टिकल इज दैट अगेन स्किल इंडिया मिशन, तो ये भी 10 साल इसके पूरे हो चुके हैं, 2015 का स्कीम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बेसिकली वी नो। और मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है। एंड इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है। सी अब इसका काम यही है, ये स्किल डेवलपमेंट के ही लिए है ना, स्किल इंडिया मिशन, जिसमें टारगेट है कि ऐसा जो इंडियन यूथ है उसको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, है ना, मतलब थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव, जैसे अप्रेंटिस वगैरह होते हैं, है ना, आईटीआई सेंटर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना। तो ये जो सारे इनिशिएटिव्स होते हैं वो ओवरऑल एम इज टू स्किल, है ना। उसके बाद फिर हाँ, तो इसके कंपोनेंट क्या है, तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब ये सारी चीजें हैं, इनके आपको ब्रीफली प्रोविजंस पता होने चाहिए, ठीक है। और मतलब एज एन ऑब्जेक्टिव क्या है। डू नॉट गो इनटू डिटेल कि कब आया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की लिस्ट बना के रट रहे होते हैं, नहीं करिए। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होते हैं या फिर एम हो गया, है ना, किसी भी इनिशिएटिव का जो एम प्रोविजंस या ऑब्जेक्टिव है वो पता होगा, उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो। वहां पर एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू से रटिफाइंग दीज, आई मीन डिटेल्स ऑफ एवरी इनिशिएटिव, है ना, वो पॉसिबल भी नहीं है। फिर ये प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, फिर जन शिक्षण संस्थान स्कीम, ये सारी चीजें हैं, है ना। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ प्रोग्राम्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो वही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जन, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना वही। तो अभी अचीवमेंट्स ये सारे इग्नोर कर दीजिएगा, जस्ट नो कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स है ना। डू नॉट रीड मतलब डिटेल में इन सारे को, बस जस्ट नो, है ना, कि ये स्किल इंडिया मिशन का पार्ट है। फिर है इंडिया स्किल्स एक्सिलरेटर इनिशिएटिव, यू कैन इग्नोर दिस, ये भी वही अपने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का ही है, अलॉन्ग विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। तो अभी हम जितने भी स्कीम जानते हैं स्किल्स रिलेटेड, वो एमएसडीई का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बट ये जो है इंडिया स्किल एक्सिलरेटर इनिशिएटिव, इसमें डब्ल्यूईएफ का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर है अगला पीएम सेतु, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म देखोगे, अभी पीएम सेतु से तो याद नहीं आएगा, बट एक बार फुल फॉर्म देख लोगे तो याद रहेगा, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। तो अभी नाम से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग जो आईटीआईज हैं उनको, उनपे फोकस कर रहे हैं कि वो कैसे इंश्योर करे कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, है ना, जो स्किलिंग इनिशिएटिव्स हैं। इट इज अगेन अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब देखो ये जो नाम हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे इसका एम भी है। तो एम क्या है, पोजीशन एग्जिस्टिंग आईटीआईज एज गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री मैनेज्ड एस्पिरेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्किल इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, है ना। तो पीएम सेतु किससे रिलेटेड है, ये स्किलिंग एंड देन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। और ये सारी चीजें मत पढ़िएगा, किसका कितना आउटले है, क्या कौन करेगा, है ना। फिर आईटीआईज का डिटेल भी यू कैन इग्नोर। ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी यू कैन इग्नोर, है ना, हटा दो ये। फिर लिविंग वेज और मिनिमम वेज वाला जो डिबेट है ना, तो देर इज अ लॉन्ग गोइंग डिबेट अबाउट दिस कि लिविंग वेज को इंक्लूड करना चाहिए, है ना। जो लॉ वगैरह होते हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट वाले, तो उसमें लिविंग वेज शुड बी कंसीडर्ड। व्हाई, बिकॉज दिस ऑल्सो इंक्लूड्स, मतलब मिनिमम वेज के बियॉन्ड जाता है ये मिनिमम वेज। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट देयर शुड बी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
बस इतना ही फर्क होता है कि थोड़ी डिग्निफाइड लाइफ हो, है ना, जिसमें हेल्थ वगैरह इंश्योर्ड हो। मिनिमम वेज में तो चलो इट इज मोस्टली अबाउट इकोनॉमी, है ना, कि आपका इकोनॉमी एज इन आपका जो इनकम है वो उस पे फोकस कर रहा होता है। बट जो लिविंग वेज होता है इट ऑल्सो इंश्योर्स कि यू गेट एक्सेस टू बेटर एजुकेशन, हेल्थ आपका, मतलब हेल्थ रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो भी आपका इंश्योर्ड रहे। और इसके अलावा हाउसिंग, तो मतलब योर हाउस प्लेस ऑफ लिविंग शुड ऑल्सो बी सेफ एंड सिक्योर, ऐसा। तो लिविंग वेज वाली डिबेट है। आई डोंट थिंक कि इससे यूपीएससी कुछ ऐसा पूछेगा, इग्नोर दिस, है ना। आर्टिकल 43 में मतलब ये बात की गई है लिविंग वेज की, मतलब ये तो एनीवे वी विल रीड इन पॉलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये हमेशा ही न्यूज में रहता है, लाइक वी नो, है ना, कभी किसी, लाइक दे ट्राई टू इंश्योर कि ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं वो सारे रोके जा सके, है ना, तो ये ऑलमोस्ट हमेशा न्यूज में रहता है। सो यस, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कंपटीशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और हाँ, एपिलेट अथॉरिटी भी होती है, मतलब इफ यू हैव इशू विद देयर व्हाट टू से रूलिंग्स, या फिर जो भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के वो आते हैं, है ना, तो देयर इज यू कैन फाइल एन अपील अंडर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। रोल तो वी नो, है ना, एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑन कंपटीशन, है ना। मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑलवेज गेट अंडर सूट, है ना, इसके की अनफेयर प्रैक्टिसेस है। तो ओवरऑल कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं एंड देन अनफेयर प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। फिर इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट, पास ऑर्डर्स एंड इम्पोज पेनल्टी ऑन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, रेगुलेट मर्जर्स एंड अडॉप्टिंग अडेप्टिंग टू इवॉल्विंग चैलेंजेस, ठीक है। मतलब इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसके बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है। फिर ये इग्नोर कर दीजिए क्या क्या चीजें हैं, है ना। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब प्रोबेबली इसके भी, हाँ, इसके भी 10 साल पूरे हुए हैं, तो ये भी 10th एनिवर्सरी वाला ही है। अब इसमें बाकी और सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अब जस्ट बिकॉज कि मतलब 10 साल पूरे हो गए या फिर 20 साल हो गए, तो थोड़ा सा उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस इनिशिएटिव के वो देख लेंगे, है ना। तो कौन सी मिनिस्ट्री लगती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। मुद्रा का अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो यू वुड बी नोइंग कि जो लास्ट का आर ए है वो है रीफाइनेंस एजेंसी, है ना। तो रीफाइनेंस एजेंसी का क्या मतलब होता है कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड फंड, नॉट डायरेक्टली, है ना, बट टू, सॉरी, बट टू सर्टेन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ये पैसे देती है। जैसे नाबार्ड भी अपनी रीफाइनेंस एजेंसी है ना। तो वो डायरेक्टली रोल नहीं, सॉरी, लोन्स नहीं देते हैं फार्मर्स वगैरह को। वो दे एक्ट एज अ रीफाइनेंस एजेंसी, तो वो जो रीजनल रूरल बैंक हो गए या फिर लीड एरिया बैंक हो गए उनको लोन्स मतलब फंड प्रोवाइड करते हैं एंड दे लेंड टू कॉमर्स। तो सेम मुद्रा योजना में भी होता है, इट इज अ रीफाइनेंस एनर्जी एजेंसी, दे डू नॉट डिसबर्स लोन डायरेक्टली, ठीक है। तो ये फंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को देते हैं और ये लोग हमारे जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब मुद्रा लोन में बेनिफिशियरीज कौन होते हैं, तो जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, है ना, मतलब माइक्रो स्टार्टअप जो होते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनको, विच शुड बी नॉन एग्रीकल्चरल, है ना। मुद्रा योजना इज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स जिनके जो वो होती है फंड लिमिट वो डिसाइडेड है ना। अभी तक के हमारे 3 कैटेगरीज थे, है ना। सबसे छोटा वाला जो था हमारा शिशु, इसमें था अप टू 50,000, है ना, 50,000, 50,000। उसके ऊपर था हमारा उससे बड़ा किशोर लोन्स, है ना। इसमें कहाँ से कहाँ तक आता है, 50K से 5 लाख। फिर आता है तरुण कैटेगरी जिसमें है 5 लाख से 10 लाख। और अभी रिसेंटली ऐड हुआ है तरुण प्लस कैटेगरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली एडेड है। तरुण प्लस कैटेगरी में क्या है, 10 to 20 lakhs, ठीक है। अब तरुण प्लस कैटेगरी जो लोन है वो उन्हीं एंटरप्राइजेस को मिलेगा जिन्होंने तरुण कैटेगरी में लोन लिया हो और उसको टाइमली रीपे कर दिया हो, है ना। तो वो अगर हायर लोन सीक करना चाहते हैं फॉर देयर एंटरप्राइज, तो दे कैन गेट अप टू 20 लाख, है ना। तो लिमिट भी बढ़ चुकी है, ये सारी चीजें हो चुकी है। और एक और चीज जो यहाँ पे मिस हुई है, हाँ, मुद्रा योजना में जो लोन प्रोवाइड होगा इट इज कोलेटरल फ्री, है ना। इसके अलावा और भी मतलब और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सारी चीजें ही मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। ये कैटेगरीज ऑफ लोन है ना, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। बाकी इग्नोर ऑल, बता ही चुकी हूँ। और इंटरेस्ट रेट्स आर डीरेगुलेटेड, है ना, मतलब ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू व्हाट टू से बिकम अ स्टेटमेंट इन योर प्रीलिम्स। अगर आता है इफ एट ऑल, तो बेसिकली इसके जो प्रोविजंस है और जो ये छोटे
फ्री है, डायरेक्टली फंडिंग करता है या नहीं, है ना, ये सारी चीजें। तो दीज थिंग्स दैट शुड बी क्लियर। ठीक है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आई हाईलाइट अनदर थिंग। अब ये जितनी भी चीजें हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, जैसे इनोवेशन हो गया, है ना, और लॉजिस्टिक्स हो गए, है ना, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गए। मतलब ओवरऑल जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, है ना। और क्या क्या चीजें होती है, इनोवेशन, लॉजिस्टिक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। उसके बाद ओके, अभी जो और याद आता है तो आई ऐड ऑन। तो इन सारी चीजों में इंडिया इज डूइंग गुड, है ना। तो इनमें जो हमारी रैंकिंग होगी इंडेक्स में वो इम्प्रूव होती है, मतलब हो रही है। और लाइक थोड़ी बहुत नहीं, हंड्रेड्स में नहीं, हम इसमें डबल डिजिट रैंक पे होते हैं। तो इट इज ऑलरेडी इंप्रूविंग एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग गुड, है ना। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन सेफली मार्क कि हाँ वी आर डूइंग गुड। रैंक याद नहीं रहेंगे, बट जस्ट इन केस इफ एनीवन वांट्स टू रिमेम्बर, इट इज 38 फॉर 2025, है ना। फिर उसी तरीके से जो अपना लॉजिस्टिक्स इंडेक्स है वो भी, उसमें भी हम लोग कुछ थर्टीज में ही है, 38 थी है प्रोबेबली, है ना। कौन रिलीज करता है ये, तो बस ये इंपॉर्टेंट है, वाइपो, है ना, अपना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। एंड हाँ, ये रहा 38th रैंक है, मतलब 81st था 2015 में। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ, एक और ये था जहां भी ये सिंगल विंडो क्लियरेंस वाली बात आ रही है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, है ना। तो इन सारी चीजों में इंडिया इज डूइंग एक्सीलेंटली वेल। रेगुलेटरी कंप्लायंस में ईज हो रहा है ओवरऑल, है ना। ये सिंगल विंडो क्लियरेंस वाली बातें हैं, तो इन सारी चीजों में इंडिया इज डूइंग गुड। तो और जो बाकी सोशल वाले इनिशिएटिव्स या सोशल वाले जो इंडाइसेस होते हैं, इनइक्वालिटी, हंगर, ये सारी चीजों में इंडिया उतना अच्छा नहीं कर रहा है अभी भी। 100 के अबव उनकी रैंकिंग, मतलब अपनी रैंकिंग रहती है। बट इन सारी चीजों में इंडिया इज डूइंग गुड। ठीक है, और सारी चीजें यू कैन इग्नोर। फिर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नो कि किस चीज के लिए मिला है, तो फॉर दिस इनोवेशन ड्रिवेन इकोनॉमिक ग्रोथ। और ऐसे ही प्रीवियसली जब अभिषेक बैनर्जी को मिला था, इट वाज फॉर दिस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, है ना। तो कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं, इट इज जस्ट कि हाउ इनोवेशन इज ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन प्रेजेंट टाइम्स। तो अब इनोवेशन कैसे मैटर करता है प्रेजेंट टाइम्स में इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो थी स्टडी। डोंट ट्राई टू रिमेम्बर ये दीज पीपल्स नेम, है ना, ये सारे स्टेट पीसेस वाली चीजें होती है, इस पे ध्यान नहीं लगाने का, ना ही ये बैकग्राउंड देखना। जस्ट नो कि जो इकोनॉमिक साइंसेज होते हैं, इकोनॉमिक साइंसेज वाले जो नोबेल प्राइज है, दे वर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल नोबेल प्राइज जो एल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था। इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट। ये बाद में ये स्वीडन बैंक ने स्टार्ट किया था, है ना। इसका नाम भी है अलग सा ही कुछ, हाँ, ये स्वेरिक सिक्स बैंक प्राइज, मतलब इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं, लाइक ये ओरिजिनली ये था। ये ऐसे ही ट्रिविया है, नॉट रिलेवेंट फॉर योर दिस प्रीलिम्स। ठीक है, अब इनोवेशन में क्या थी फाइंडिंग, ऐसे मेजर कुछ नहीं था, इट इज जस्ट दैट हाउ, ओके। तो ये जो पहले है जोएल, है ना, इन्होंने, इनको क्यों मिला था, ही हैज आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, है ना। तो हाउ टेक्नोलॉजी इज इंश्योरिंग सस्टेन्ड ग्रोथ इन इकोनॉमी। फिर ये जो दो अलग बंदे थे, इग्नोर देयर नेम्स, इन्होंने क्या किया था, दे हैव स्टडीड दैट थियरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, व्हाई, इट इज रिलेटेड टू एआई एज वेल, है ना। एआई को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि ऐसा कोई भी रिवॉल्यूशनरी स्टेप या ऐसा कोई ब्रेक थ्रू जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में लॉसेस होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉसेस होते हैं, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरीके से इसके पहले था जब इंटरनेट या इलेक्ट्रिसिटी आया था। तो उस टाइम लगा था कि इंटरनेट जब आया था, इंटरनेट रिवॉल्यूशन, की जॉब लॉसेस होंगे, इंटरनेट कंप्यूटर विल बी रिप्लेसिंग दीज लेबर्स एंड एवरीथिंग। वही सेम चीज अभी जो एआई को लेके कंसर्न है। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स जिनमें शॉर्ट टर्म लॉसेस होते हैं बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू कट डाउन ऑन जॉब्स। और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, तो स्किल अपग्रेडेशन, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस पे कोई मतलब स्टेटमेंट बेस्ड, आई मीन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर देता है कि कौन सा सही होगा, तो यू शुड बी नोइंग कि क्या होता है। एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस वेयर अ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट एंटर्स द मार्केट, मेकिंग ओल्डर प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट एंड कॉजिंग कंपनीज सेलिंग देम टू लूज आउट, है ना। क्रिएटिव क्यों है, क्योंकि इट क्रिएट्स या इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू एंड डिस्ट्रक्टिव। क्यों, क्योंकि इट आउट कम्पीट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये यूजुअली क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि जो लेबर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं उनको जॉब लॉस हो रहा होता है ना।
बाकी इस आर्टिकल में और कुछ भी नहीं है, और कोई भी नोबेल प्राइज को मतलब ऐसे शिद्दत से नहीं याद करना है कि किन किन लोगों को मिला है। ऐसे अजीब से अंग्रेजों के नाम है, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, फिर है आईपीआर। आईपीआर राइट्स में क्या है कि अब देखो, हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी लेकर के भी यू शुड लाइक कंसीडर कि इसमें भी इंडिया इज डूइंग गुड, है ना। जहां भी ऐसी सारी चीजें आ रही हैं तो हमारे आईपी फाइलिंग, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स है, इट हैज राइजन। डोंट ट्राई टू रिमेंबर दीज डेटा, जस्ट नो कि वी आर डूइंग गुड। ठीक है। आईपीआर क्या होता है, तो वी नो कि इट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो आपके पर्सनल यूनिक होते हैं, जो आपके ओन क्रिएटिविटी को हाईलाइट कर रहे होते हैं। ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब इग्नोर करिए। बस इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देर आर 8 आईपीज, है ना। अब जो 8 आईपी है उनमें से दो दो अलग से याद रखने हैं। एक तो ये हो गया अपने प्लांट वैरायटी वाले, और एक हो गया जो इंडस्ट्रियल डिजाइन वाला होता है ना। इंडस्ट्रियल डिजाइन नहीं, आई एम सॉरी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप्स वाले जो होते हैं, ये कवर होता है मेटी के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और ये प्लांट वैरायटी वाला अपना कवर होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्री में, एग्रीकल्चर में। ठीक है। बाकी के जो 6 हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है। अब जीआई टैग आपको पता ही है, इट हाईलाइट्स जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के, है ना। ये हम रिपीटेडली पढ़ते भी रहते हैं। फिर जो डिजाइन होता है, इट इज फॉर न्यू और ओरिजिनल डिजाइन। ठीक है। फिर हाँ, पेटेंट्स, दीज आर फॉर नॉवेल, इन्वेंटिव एंड हैविंग इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज, मतलब वो सारे चीजों के लिए यू कैन गेट योर आइडियाज पेटेंटेड। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट ये होता है जो हमारे लिटरेरी वर्क और या फिर जो मूवीज या म्यूजिक होती है ना, उन पे ये एप्लीकेबल होता है ना। क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड ऑडियो विजुअल वर्क्स। फिर ट्रेडमार्क हो गया अपने लोगो वाले, है ना, नेम, लोगो एंड डिजाइन फॉर अ बिजनेस और कमर्शियल एंटरप्राइज। फिर हो गया सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, ये वाला आईसी वाला, ये है मेटी के अंदर। तो ये वही जो मतलब इतने बड़े नाम में ही समझ में आ गया होगा, है ना, जो आईसी के डिजाइन्स होते हैं उनके लिए है। फिर अपना ये ट्रेड सीक्रेट हो गया, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसकी कॉमर्शियल वैल्यू होती है। फिर प्लांट वेराइटीज में हमारे जो ट्रेडिशनल वेराइटीज और ये लैंड रेसेस हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, है ना। ऑल डेवलप्ड वेराइटीज, नॉन ट्रेडिशनल एंड नॉन लैंड रेस, ओके। ठीक है। तो ये प्लांट वेराइटीज है बेसिकली, ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। डोंट रीड इन डिटेल अबाउट दिस, जस्ट नो कि मतलब व्हाट डू दे डील विद, है ना। और जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है वो लिटरेरी वर्क्स को मिलती है, मतलब जो ऑथर्स होते हैं बेसिकली उनको मिलती है प्रोटेक्शन लाइफ टाइम की, और उसके बियॉन्ड भी 60 साल और। तो इतने टाइम तक का इट इज प्रोटेक्टेड, है ना। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आपको कॉपीराइट के अंडर मिलती है, बाकी सब में 10-20 अराउंड होता है। फिर है अदर की कॉन्सेप्ट्स और इनिशिएटिव्स में मर्जर ऑफ कंपनीज, ये इग्नोर कर दीजिए। रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है कि जब कोई कंट्री, कोई कंपनी अपने देश से बाहर सेटअप करती है अपना जो भी वो एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसके बाद वो अगर वो वापस आना चाहती है, सो दैट दे गेट बेटर एक्सेस टू फंड्स, या फिर ये जो मार्केट एक्सेस होता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, या फिर टैक्स बेनिफिट के लिए, तो उसको रिवर्स फ्लिपिंग कहा जाता है। सो दिस इज रिलेटेड टू दिस थिंग ओनली, है ना। व्हाट टू से, कंपनी से रिलेटेड ही है ना। उसके बाद फिर सीएसआर के बारे में, लाइक वी ऑल नो, ये कंपनीज एक्ट के अंडर मैंडेटेड है। इट इज मैंडेटरी इन इंडिया, एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर ये, नॉट द ओनली बट या फर्स्ट नेशन जहां पे ये मैंडेटरी है ना, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या है, आपको अपना 2% पिछले 3 साल के प्रॉफिट में से इन्वेस्ट करना होगा फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें नया क्या है, अभी ईएसजी नॉर्म्स होते हैं, मतलब कि नॉट जस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड ऑल्सो बी इंश्योरिंग कि आप सीएसआर एक्टिविटीज में एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हो, है ना, अपार्ट फ्रॉम सोशल कंसिडरेशंस, है ना। बाकी ये डिटेल में नीड नॉट रीड, है ना। ये जो टेक अवे था वो है हाईलाइटेड हियर। एंड यस, दिस इज मैंडेटरी, सो देयर इज अ पेनल्टी एज वेल। तो नहीं करने पे तो पेनल्टी है, तो हाँ जी है। फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, तो ये सबको ही पता होगा, वो जो विजय माल्या वाला जो केस था, नीरव मोदी वाला, उसके बाद से इट हैज बीन हाईलाइटेड। अब ये हमेशा डिबेट में रहता है, मतलब देयर इज अ कंट्रोवर्सी ओवर इट, कि इस एक्ट में एक फ्लॉ है कि मिनिमम जो मतलब अमाउंट दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर 100 करोड़ या उसके ऊपर का कोई ऑफेंस है, तभी इस एक्ट के अंडर दे विल बी मतलब प्रोसिक्यूटेड, है ना। तो सॉरी, प्रोसिक्यूटेड। तो ये मतलब डिबेट ये है कि वाई इट इज 100 करोड़, मतलब अगर कोई 99 करोड़ का
ये ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं तो वाई दे विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर दिस एक्ट, है ना। तो ये एक याद रख सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी तो नहीं, जब ये एक्ट आया था तो उस टाइम इस एक्ट के एनालिसिस पे मतलब थोड़ा ये डिबेट था। तो 100 करोड़ या उसके ऊपर ही ये दे विल बी कंसीडर्ड। उसके बाद फिर ये इग्नोर कर दीजिए, वीरा इज नॉट इम्पोर्टेंट। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है। पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी हैज बीन आस्किंग इनफैक्ट इन रिसेंट ईयर्स, बार बार पूछ रहे हैं, है ना। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि टोटल 12 मेजर पोर्ट है और अभी 13th वाला जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो व्हाट वी वर टॉकिंग, हाँ, तो ये जो अपना ये महाराष्ट्र का पोर्ट है, वाधवान पोर्ट, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसके अलावा जो हमारे 12 मेजर पोर्ट्स है, दैट वी शुड बी वेरी वेल नोइंग कि कहाँ कहाँ पे है। तो जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात से स्टार्ट करेंगे तो ये कांडला पोर्ट है। अब कांडला पोर्ट, अब इसमें तो सिर्फ लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से 12 मेजर पोर्ट है। यू शुड ऑल्सो बी नोइंग कि कौन सा लार्जेस्ट अपना ये कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है ना, कौन सा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ऐसे ऐसे करके। तो जो कांडला पोर्ट है इसके लिए यू शुड बी नोइंग कि इट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग। ठीक है। उसके बाद फिर अपना ये जो आता है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। फिर ये जेएनपीटी अपना ये हो गया, नावा शेवा पोर्ट, है ना। तो इनके बारे में जो पिक्यूलियर डिटेल्स होती है वो एक बार आप अच्छे से कर लीजिए। इसमें सिर्फ लिस्ट बनी दी हुई है ना। अपना ये हाँ, ये आया हुआ था 2023 वाले प्रीलिम्स में, कामराजर पोर्ट, है ना। तो ये प्राइवेट पोर्ट है या फिर कैसा पोर्ट है, ये सारी चीजें भी थोड़ा मतलब एक एक लाइन के, इट विल हेल्प यू इन व्हाट टू से अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस प्रॉपरली। और हाँ, कोलकाता पोर्ट हो गया, फिर पैराडीप पोर्ट हो गया ओडिशा का, फिर ये वाइजैक पोर्ट हो गया यहाँ अपना आंध्र प्रदेश का, चेन्नई पोर्ट और ट्यूटिकोरिन वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, फिर कोची पोर्ट हो गया केरला का, एंड देन दिस मैंगलोर का हो गया पोर्ट, और गोवा का मार्मुगांव। और महाराष्ट्र में 3 पोर्ट्स हैं। और हाँ, ये वाधवान पोर्ट अपना प्रपोज्ड है और इट विल बी एग्जीक्यूटेड वेरी सून, है ना, मतलब इस साल ही अंडर वो है। ठीक है। और मेजर पोर्ट्स जो होते हैं उसका जो जूरिसडिक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। नॉन मेजर ये कोलैब में चलते हैं, है ना, अंडर द कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जैसा भी केस होगा। फिर 95% ऑफ इंडिया ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू इज डन थ्रू मैरीटाइम ट्रेड। अब ये डेटा कभी आएगा नहीं, बट यू शुड ऑलवेज बी नोइंग कि कोई भी चीज बाय वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगी, बाय वैल्यू हमेशा कम होगी, है ना। फिर और तो इसमें मतलब दीज आर वेरी इंट्रिकेट डिटेल्स, इग्नोर करिए। ठीक है। और ये इंडिया का कोस्ट लाइन अभी कितना हो चुका है, तो अभी 7,000 समथिंग था, अभी 11,098 है ना। तो ये डेटा एक इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी सारी चीजें यू कैन इग्नोर, है ना। फिर सागरमाला प्रोग्राम ये क्या है, तो इट इज अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर पोर्ट्स। तो ये पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए है। बाकी इसमें डोंट ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, बस इसमें वही है कि पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी करनी है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर है। ठीक है। तो मतलब अभी मोस्टली जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं दे आर वेरी लेस, जिसमें गवर्नमेंट अकेले चार्ज लेते हैं। इट इज यूजुअली प्रमोटेड अभी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे हो। ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वही अपनी मिनिस्ट्री पोर्ट्स वाली। ओके, 5 कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। ये अब ओवरऑल ही कोई भी पोर्ट रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी ने पहले पूछा नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर ऐसा पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो अभी के टाइम पे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में क्या ध्यान देते हैं कि हम ग्रीन शिपिंग इंश्योर कर पाए, है ना। फिर पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे हमने देखा था पहले क्या होता था। एक एग्जाम, मतलब दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर योर मेंस। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होते हैं ये पहले रॉ मटेरियल सोर्स पे स्टैब्लिश किए जाते थे, लाइक वो सारे डिटेल वेट लूजिंग होता है, ये सारी चीजें। बट अब पोर्ट के पास ही बनाते हैं, इसको प्रमोट किया जा रहा है, मतलब पोर्ट के पास इंडस्ट्रीज को, सो दैट कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, है ना। जो ये मतलब ट्रेडिंग कॉस्ट होता है वो बच सके। फिर कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज प्रमोशन। तो ओवरऑल कोई भी पोर्ट रिलेटेड इनिशिएटिव होगा तो उसके यही मोर और लेस व्हाट टू से फीचर्स होते हैं, है ना, किन किन चीजों पे वो ध्यान दे रहे होंगे। फिर ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से पूरा इग्नोर कर दीजिए, लाइक नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इंडियन पोर्ट्स एक्ट अभी ये रिसेंटली अमेंड हुआ है, नॉट अगेन लाइक नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके। हाँ, ये भी ठीक है। अभी यहाँ पे दो ये जो है मार्पॉल कन्वेंशन और ये बलास्ट
वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। दो चीजें याद रखनी है मार्पोल अपना ये है, एक तो दोनों ही हमारे पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब मरीन पॉल्यूशन से। जो मार्पोल कन्वेंशन है मरीन पॉल्यूशन वाला, इसका इंडिया सिग्नेटरी है और बलास्ट वाले का नहीं है, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ पार्टी, और मार्पोल वाला इसमें है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट बाय शिप्स। और ये जो बलास्ट वाटर मैनेजमेंट है इसमें यही है, इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस इन शिप्स बलास्ट वाटर। तो ठीक है, मतलब इंडिया इज नॉट अ पार्टी, तो बाकी सारी चीजें इग्नोर। और मार्पोल हम रिपीटेडली देखते भी रहते हैं न्यूज में। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपिंग सेक्टर, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर कर सकते हैं, मतलब बिल्स थे उनको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया तो नॉट रिक्वायर्ड। वही सारी चीजें कि ग्रीनिंग है ना, ब्लू इकोनॉमी पे ध्यान देना, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन चल की बात हो रही है ना। फिर ये ग्रीन शिपिंग, ठीक है। बाकी और मैरी टाइम सॉरी, जो ये शिपिंग इंडस्ट्री होती है इसको ओवरऑल प्रमोट करना कि इट इज अ व्हाट टू से इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, तो इसको प्रमोट करना। क्योंकि रोडवेज और रेलवेज जो है हमारे जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन व्हाट टू से ओवर एक्सप्लॉइटेड है ना, तो इसको अभी प्रमोट कर रहे हैं कि शिपिंग पे ध्यान देते हैं। डोंट रीड ऑल दीस थिंग्स, सेफली इग्नोर इग्नोर कर सकते हैं। फिर ये है अपना केरला का, इसको कुछ तो प्रोनाउंस करते हैं विड़िन्याम करके, है ना, विड़िन्याम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये इसका इनॉग्रेशन किया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये है फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, है ना। तो इफ एनीथिंग इज फर्स्ट कैन बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन, तो इट इज अ डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और इंडिया का पहला है। गवर्नमेंट ऑफ केरला का इनिशिएटिव है, तो ठीक है। और वही पीपीपी मॉडल पे है एंड इट इज डेवलप्ड इन लैंडलॉर्ड मॉडल। बाकी एडवांटेजेस क्या है, तो अब केरला का पोर्ट है तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा, है ना, मतलब आपको ये जो आपका व्हाट टू से वाटर्स होते हैं जो कौन, अरे यार, ईजेड वाला जो होता है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसमें मतलब इट हैज अ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड देन इट इज ऑल्सो नेचुरली एडवांटेज्ड बिकॉज ऑफ इट्स डेप्थ। मतलब वी नीड डेप्थ फॉर कोस्टल सेक्टर्स, है ना, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़ा नीचे से आए। फिर रोडवेज में नॉट इम्पॉर्टेंट, नेशनल ये रोड सेफ्टी बोर्ड इग्नोर करिए, ये भी इग्नोर करिए सारा कुछ। एविएशन सेक्टर में अब देखो, एविएशन सेक्टर यूजुअली इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्रीलिम्स के लिए, बट कंसीडरिंग जो लास्ट ईयर एयर इंडिया का एक्सीडेंट था, उस रेफरेंस में कुछ ऐसा रैंडम क्वेश्चन कैन कम, क्योंकि एक बार और रोड सेफ्टी वाले इशू पे क्वेश्चन आ गया था, है ना, कुछ तो था वो गायरोमीटर वाला क्वेश्चन था, 2022 या 2023 में ही आया था। तो उससे रिलेटेड अगर एविएशन सेफ्टी पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल, तो कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो पता होने चाहिए। तो पहला तो मेडे कॉल का पता ही होगा, मेडे कॉल क्या होता है, इट सिग्नल्स कि देयर इज सर्टेन इमरजेंसी विच रिक्वायर्स इमीडिएट असिस्टेंस, है ना, मतलब पायलट ही इशू करते हैं ये, है ना, इट इज मेड बाय द पायलट। फिर ब्लैक बॉक्सेस के बारे में आपको पता होगा, नाम होता है ब्लैक बॉक्सेस बट इट इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज ऑरेंज, मतलब दिस इज अगेन अ ट्रिविया। ऑरेंज इसलिए होता है कि वो दिखे, है ना। फिर इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है जिसमें सारे फ्लाइट की एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, है ना। एक सेकेंड, ब्लैक बॉक्स इसमें होता है, एक तो एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होती है और एक होती है वॉइस रिकॉर्डिंग, है ना। तो किसी भी जो फ्लाइट आई मीन जो भी एविएशन रिलेटेड हैजार्ड्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें ब्लैक बॉक्स रिट्रीव करके वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि रीजन क्या था, मतलब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये रहा ब्लैक बॉक्स कंप्राइजेस ऑफ टू क्रिटिकल फ्लाइट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डेड जहाँ पे सारा स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस एक्सेट्रा रिकॉर्ड होता है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, ठीक है, तो एक्टिविटीज और वॉइस रिकॉर्ड होते हैं। फिर क्या क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स है, आई डोंट थिंक इतना डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा, कैन सेफली इग्नोर, ये सारी चीजें हटाओ। फिर आईसीएओ, ये अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अगेन अ यूएन एजेंसी, स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी जो होते हैं वही है। इट वाज फॉर्म्ड अंडर शिकागो कन्वेंशन, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे कन्वेंशन होते हैं जो हम लोग एनवायरमेंट या इकोनॉमी या ऐसे मिसलेनियस पढ़ रहे होते हैं, तो उनमें यू कैन ऐड ऑन, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर शिकागो कन्वेंशन इज रिलेटेड टू सिविल एविएशन ओनली, ठीक है। बाकी केप टाउन कन्वेंशन, हाँ ये भी उसी से रिलेटेड है, इट इज फॉर ओवरऑल दीज मोबाइल इक्विपमेंट्स, है ना, जितने भी ये व्हीकल्स होते हैं उन्हीं के लिए ये, फॉर एनी काइंड ऑफ मोबाइल, मोबाइल इक्विपमेंट, जैसे
particularly high value assets like aircraft, engine, and helicopter to ensure creditors can enforce their right in case of default. तो केप टाउन कन्वेंशन मतलब वाई न्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट ट्राई, अगर पॉसिबल हुआ, अगर मतलब जस्ट इन केस दे ब्रिंग ऐसा कोई मैच द कॉलम में ले आए, है ना, तो केप टाउन कन्वेंशन रिलेटेड टू मोबाइल इक्विपमेंट ऑफ हाई वैल्यू, है ना। बाकी इसके डिटेल्स यूपीएससी विल नेवर आस्क। फिर एक्सीडेंट रिलेटेड गवर्नेंस, तो ठीक है, रोड के लिए क्या क्या चीजें होती है, तो एमवीए अपना होता है, मोटर व्हीकल एक्ट होता है। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी लोकल पुलिस होती है। कॉम्पेंसेशन एजेंसी कौन सी होती है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल, तो देयर इज अ प्रॉपर ट्राइब्यूनल। और मिनिस्ट्री कौन सी है, एमओआरटीएच, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। रेलवेज में कौन सा एक्ट लगता है, रेलवेज एक्ट 1989। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन सी है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। कॉम्पेंसेशन एजेंसी कौन सी है, रेलवे क्लेम्स, ये ट्राइब्यूनल। एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड और सिविल, सिविल एविएशन, है ना, फॉर सेफ्टी। उसके बाद फिर एयरवेज, वही अपना मॉन्ट्रियल कन्वेंशन यहाँ भी है, ओजोन की ही तरह। तो या देर इज अ सेपरेट कन्वेंशन फॉर दिस, मतलब फॉर दिस एयरवेज, है ना। और एक्ट कौन सा है, कैरेज बाय एयर, ये एयर एक्ट 1972। फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की यही है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। यही हैंडल कर रही थी अपना ये एयर इंडिया वाला जो मई 2025 में जो केस हुआ था, है ना, एयर इंडिया वाला केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। फिर कॉम्पेंसेशन, एयरलाइन ऑपरेटर खुद कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयर इंडिया ने प्रोवाइड किया था, आई थिंक 100 या 125 करोड़ इन्होंने कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज द मिनिस्ट्री। ठीक है, फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, अभी जो स्टार्टिंग में बताया था इनोवेशन इंडेक्स के टाइम पे कि इंडिया इज डूइंग गुड, तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो आई थी इसीलिए थी कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट था वो इंडिया का ओवरऑल बहुत ज्यादा था कंपेयर टू अदर नेशंस, है ना। तो इसको वी हैव ब्रॉट डाउन, है ना। तो पहले इट यूज टू बी अराउंड 14% ऑफ जीडीपी, तो कॉस्ट बढ़ जाता था ओवरऑल। नाउ वी हैव ट्राई टू ब्रिंग इट अंडर 8 to 9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो इसमें भी हमारी रैंकिंग अच्छी हो चुकी है, जो लॉजिस्टिक्स वाला इंडेक्स होता है, ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भी वी आर एट 38th रैंक। तो इनोवेशन में भी सेम है और इसमें भी यही है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें यू कैन इग्नोर, ये CLAP एंड एवरीथिंग। ओके, फिर क्या क्या अचीवमेंट है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंडर, तो ठीक है, अभी ये जो दो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एज एन लीड्स इंडेक्स किस चीज से रिलेटेड है, तो यही लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। और ये यूलिप, है ना, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। अभी यूनिफाइड से ये समझ में आ रहा होगा कि सारे जो लॉजिस्टिक रिलेटेड वर्क्स होते हैं, जो डेटा होते हैं सारे, उसको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया गया है ना। तो या यूलिप इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स टुगेदर डेटा फ्रॉम वेरियस लॉजिस्टिक्स रिलेटेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑन अ सिंगल इंटरफेस। तो यूलिप किससे रिलेटेड है, हमारा लॉजिस्टिक्स से, और लीड्स भी उसी से रिलेटेड है ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का। बाकी ये सारे इनिशिएटिव्स यू कैन इग्नोर। अरे सॉरी, यहाँ पे एक स्माइल इनिशिएटिव है, स्माइल प्रोग्राम है, विच इज ऑल्सो व्हाट टू से, सिमिलर है हमारा सोशल इश्यूज में जब हम पढ़ते हैं, है ना, अपना ये रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स। उससे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट या ऑप्शन में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड भी दिया हुआ है तो वो भी एक हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव ब्रॉट सिमिलर नेम के दो इनिशिएटिव। तो एक सिमिलर अपना सोशल इश्यूज में भी है इनिशिएटिव स्माइल, और एक यहाँ भी है ये लॉजिस्टिक्स के लिए। ठीक है, टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो इग्नोर कर दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। फिर एसेट मोनेटाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर दिस प्रीलिम्स थिंग, है ना। क्या क्या होता है बेसिकली, एसेट मोनेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो एग्जिस्टिंग एसेट है जिससे पैसा नहीं आ रहा है ना, उसको मतलब व्हाट टू से, एग्जिस्टिंग एसेट से कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसके लिए स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रेटजी टू जनरेट रेवेन्यू, है ना, तो उसका मतलब वैल्यू या पोटेंशियल रियलाइज करना। तो मोस्टली थिंग इज कि यहाँ पर हम लोग प्राइवेट कैपिटल या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, सो दैट पर्टिकुलर एसेट्स बिकम प्रॉफिटेबल, है ना। तो नॉट इम्पॉर्टेंट, ओवरऑल ये हटा दीजिए। फिर डिजिटल इंडिया मिशन, इसके भी 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो वही मिनिस्ट्री कौन सी है, मेटी, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या करना था, टू मेक इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये पीटी में ही जो आप याद करोगे, पिलर्स वगैरह इग्नोर करो, है ना। अचीवमेंट्स क्या है, तो ठीक है, वी मतलब अभी वी आर ऑलरेडी डूइंग गुड व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटलाइजेशन, 3rd रैंक है। और ये जो भाषिनी ऐप है ना, दिस इज ट्रांसलेशन ऐप, ट्रांसलेशन AI ऐप है। तो भाषिनी के थ्रू मतलब यू कैन व्हाट टू से ट्रांसलेट डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू अदर लैंग्वेजेस। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये देख लेते हैं, मतलब
ऑल्दो यूपीएससी ने ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा नहीं, बट व्हाट इफ दे आस्क ना, व्हाट टू से मैच द कॉलम फॉर्मेट में। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इट इज फॉर कनेक्टिंग दिस कश्मीर वैली टू रेस्ट ऑफ इंडिया, एंड इट ऑल्सो फीचर्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, जो चेनाब ब्रिज है ना। तो या अगेन इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज। फिर है ये बैराबी सैरांग रेल लिंक, ये भी ये नॉर्थ ईस्ट का है ना, सैरांग से थोड़ा सा ये नॉर्थ ईस्ट वाला नेम आप चाहो तो गेस कर सकते हैं, है ना। तो इट इज गोइंग टू कनेक्ट एजॉल, मिजोरम की जो कैपिटल है, टू द नेशनल रेलवे ग्रिड। देन अगेन इट विल हेल्प इन दीज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब ओवरऑल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है नॉर्थ ईस्ट, तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या फिर जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उन सारी चीजों में इट विल हेल्प इन बूस्टिंग ट्रेड, है ना, जो हमारे इकोनॉमिक टाइज है साउथ ईस्ट एशिया से, उसमें हेल्प करेगा। फिर है अपना ये सोनमर्ग ये टनल, जिसको ये जेड मोर टनल भी बोला गया है ना। तो ये अपना इट इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल वेदर एक्सेस टू सोनमर्ग, है ना, इन द लद्दाख रीजन। फिर सर्विसेज सेक्टर, इसमें बहुत ज्यादा ये डेटा है, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, है ना। इसमें बस ये याद रखने का है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ये हाईलाइट कर दे रही हूँ। इसका जीडीपी या जीवीए कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 55%, ठीक है। कितने परसेंट ऑफ इंडियंस को एम्प्लॉय करता है, कैन एनीवन टेल? है ना, मतलब सबसे ज्यादा एग्री में एम्प्लॉयड है, फिर है हमारे सर्विस सेक्टर में, सबसे कम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी इंगेज्ड है, ठीक है, इसमें अराउंड 50% है, मैन्युफैक्चरिंग में अराउंड 11% है ना, इसमें अराउंड 40% है। 40 से कम है बट रफली 40 के अराउंड है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नो कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर। और एनी डे मतलब अर्बन वर्कर ज्यादा होते हैं सर्विस सेक्टर में, उसी तरीके से रूरल वुमेन कंपैरिजन में अर्बन वुमेन इंपॉर्टेंट मतलब होंगी, ये सारे इजिली यू कैन मतलब गेस, इसलिए ये नो नीड टू रीड फ्रॉम हियर, ठीक है। फिर माइनिंग एनर्जी और इंडस्ट्रीज सर्वे एंड इंडाइसेस, ये इग्नोर कर दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। ऐसे कोई भी सर्वे को डिटेल में नहीं पढ़ना या फिर सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ना, नॉट रिक्वायर्ड, है ना। फिर है आईआईपी जो होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब अब इसमें तो जो कंटेंट दिया हुआ है इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, जस्ट नो कि आईआईपी कौन रिलीज करता है ना। सो हु रिलीजेस दिस? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो रिलीज करते हैं। और इसका बेस ईयर क्या है, तो वही 2011-12। बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी प्रोडक्शन वो होता है शेयर, है ना, मतलब इट हैज अराउंड 42 मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बेसिस पे ही है। फिर है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, ये भी इग्नोर कर दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक थोड़ा पता होना चाहिए, कि अगर यूपीएससी कोई ऐसा स्टेटमेंट मैनिपुलेट करता है तो यू कैन गेस। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 17%। तो उसको इसीलिए बोला जाता है कि इट इज स्टैग्नेंट सिंस एवर, है ना। और इसी को ही इम्प्रूव करने के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स है ना। तो वहां पे लॉजिक अप्लाई करेंगे कि क्यों ऐसे इनिशिएटिव लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो स्टैग्नेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी बहुत कम है, विच इज ओनली 3%। एम्प्लॉयमेंट अराउंड 11% वर्कफोर्स अपनी इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। एफडीआई इसमें आता है ठीक ठाक, बट सर्विस सेक्टर में ज्यादा आता है ना। फिर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, मतलब विद इन मैन्युफैक्चरिंग कौन जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वी आर सीइंग, है ना, उसको बहुत प्रमोट किया है डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू। और फार्मा भी बोला, मतलब इंडिया को बोला भी जाता है ना, कि समथिंग फार्मा बोल ऑफ वर्ल्ड ऐसा करके कुछ। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। फिर इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इसमें जो कंटेंट दिया है इट इज मतलब नॉट ऑफ मच यूज व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। सेमीकंडक्टर रिलेटेड आपको क्या पता होने चाहिए, कि जो अभी जो रिसेंट इनिशिएटिव्स है ना, जैसे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, रिसेंट इनिशिएटिव्स, और कहाँ कहाँ पे इसके प्लांट्स अभी प्रपोज्ड और सेटअप हुए हैं, है ना। जैसे गुजरात में है ना, सानंद में प्रपोज था, उसी तरीके से यूपी में है। तो ऐसे कुछ कुछ जो अभी रिसेंट के हैं, ये कंटेंट इज नॉट गुड, अपडेटेड वाले में अच्छा है, जो रेलेवेंट है वो पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें इग्नोर कर दो। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इग्नोर कर दीजिए। मिनरल्स में अभी एमएमडीआर एक्ट का इन्होंने मतलब जो वाई न्यूज दिया है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अमेंडमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली हर 2 साल पे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहती है।
तो दिस अमेंडमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस एमएमडीआर एक्ट, नो दैट नाउ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स, है ना। ये 2025 वाले अमेंडमेंट से नहीं आया है, पहले था 2023 अमेंडमेंट से ही था। सो इट हैज अराउंड 24 क्रिटिकल मिनरल्स एडेड है ना रिसेंटली। फिर ये जो सारी चीजें अभी ऐड हुई है, डोंट ट्राई टू रीड, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। फिर ये डीएमएफ है जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये मतलब प्रीवियस ईयर में आया भी है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कैसे इसको मतलब कैसे दिस फाउंडेशन इज फॉर्म, कौन हैंडल करता है। तो अगेन बिगेस्ट थिंग इज कि इट इज फॉर्म्ड अंडर एमएमडीआर एक्ट ओनली, जिसका भी बैकग्राउंड ऊपर दिया था, है ना, अपना माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। कब बना था ये? 2015 में बना था। इंटेंशन क्या था? जो जो भी डिस्ट्रिक्ट्स माइनिंग या फिर माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज की वजह से अफेक्ट होते हैं, उनके लिए देयर हैज टू बी अ फंड, है ना। और ये फंड किसको जाएगा? डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय माइनिंग। अभी हाँ, इट इज अगेन ठीक है, अभी इसमें से देख के बता देते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो इट इज अ नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी फंड भाई, एमएमडीआर एक्ट के अंडर बना है, फॉर एवरी इंडियन डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। ठीक है। इट वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ पर्संस एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, बाकी ये स्ट्रक्चर वगैरह इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल रहता है, मतलब इट इज मोस्टली डिसेंट्रलाइज्ड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब हाउ डज द हायरार्की वर्क, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका एमएमडीआर एक्ट है। डिस्ट्रिक्ट, ये डीएमएफ कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी, आई एम सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट, एसजी, है ना। और हाँ मतलब ठीक है, इस इतना ही इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ, है ना। उसके बाद फिर ये इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, तो ये भी उसी से ही रिलेटेड है। ये अब खनिज क्षेत्र मतलब जहां भी माइनिंग होती है वहां का कल्याण, है ना। तो वी कैन लाइक गेस क्या है। तो क्या चीजें देखते हैं? इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज, फंड हेल्थ केयर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर लाइवलीहुड एक्सेट्रा, वही अपने माइनिंग वाले एरियाज में, है ना। तो सिंपल सा ये वो है। ये फंड एलोकेशन कैसे वर्क करता है इग्नोर कर दीजिए, है ना। फिर ऑफशोर एरियाज एटॉमिक मिनरल्स, ये इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट नो कि यूरेनियम डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे हैं इंडिया में, ठीक है। तो यूजुअली वी मतलब नो कि अपना ये जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, आंध्र प्रदेश वहीं पे ही है, बट राजस्थान में भी है, मेघालय में भी है, झारखंड में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है ना। इसके अलावा और ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये देख लेते हैं, यूरेनियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो झारखंड में ये देयर इज द फर्स्ट माइन ऑफ द कंट्री, है ना। फिर अदर इंपॉर्टेंट माइंस कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और झारखंड का वही, ठीक है। फिर थोरियम इज ऑल्सो अ एटॉमिक मिनरल जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसमें बहुत ही कम दिया हुआ है, मतलब जो और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं कवर्ड है। अब थोरियम कहाँ से डिराइव होता है? तो अपना ये मोनाजाइट ओर से, मोनाजाइट इसका सोर्स है। मोनाजाइट पे क्वेश्चन आ चुका है 2022 वाले प्रीलिम्स में, केरला 2022 से 23 में, ठीक है, केरला। नॉट जस्ट इन केरला बट ऑल्सो इन ओडिशा, है ना। तो ओडिशा और केरला में मोनाजाइट ओर मिलते हैं। फिर एल्यूमिनियम एंड कॉपर, अब इसमें ठीक है, एल्यूमिनियम का और क्या होता है? बॉक्साइट होता है, मतलब ठीक है ये, एंड इट इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम के बारे में कहाँ पे है? तो ओडिशा इज हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। और ओडिशा ही लीडिंग प्रोड्यूसर भी है ना अपने इस एल्यूमिनियम का। देन चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर कॉपर के बारे में है, कॉपर के सबसे ज्यादा रिजर्व्स कहाँ पे है? राजस्थान में है। और प्रोड्यूसर भी, प्रोड्यूसर इसका मध्य प्रदेश है ना, नॉट राजस्थान। राजस्थान इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर ओवरऑल वर्ल्ड में चिली, है ना, कॉपर का, कॉपर का चिली है, और एल्यूमिनियम का चाइना है। पोटैश एंड हेलाइट ये इग्नोर कर दीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है पोटैश का, फर्स्ट तो नो कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो एग्रीकल्चर में यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। इसका जो ओर होता है वो इंटरेस्टिंग सा नेम है, सिल्वीनाइट। तो अगर ऐसा कोई टर्म आ जाता है तो जस्ट रिमेंबर कि सिल्वीनाइट ओर है फॉर पोटैश। और ये जो हेलाइट है ये भी ओर ही है इसके पोटैश का ही। पोटैश मतलब अपना ये के पोटेशियम डिराइव्ड चीजें, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें डोंट रीड, इग्नोर करिए। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा आर्टिकल रबिश है, जस्ट नो कि नेचुरल गैस
सिंस इट इज ऑल अंडर एक्सप्लोरेशन, तो अभी ऐसा पता चला है कि अंडमान बेसिन में अपने इंडिया के पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स है। इट इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब अगर देखो, मतलब ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है तो इसमें यूल फाइंड कि देयर इज गुड नंबर ऑफ रिजर्व्स इन इंडिया। तो अभी अंडमान में पता चल गया है, तो इट इज जस्ट कि ये क्यों न्यूज में है ना, ये सारी चीजें पढ़ने में मत लगिएगा। ठीक है, एक एक चीज और है यहाँ पे टेक अवे, आई टेल अबाउट दिस नेचुरल गैस ओनली। तो डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो हमें 50% नीड्स को पूरी करवाता है, 50% नीड्स। बाकी की जो अदर 50% है वो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो यस, इंडिया हैज, मतलब जो हमने पाई चार्ट में देखा, तो वी हैव गुड नंबर ऑफ रिजर्व्स ऑलमोस्ट इन ऑल द रीजन्स। और बाकी का 50% इम्पोर्ट करते हैं हम, है ना। और कहाँ कहाँ से करते हैं? एलएनजी जो होता है बेसिकली अपना ये नेचुरल गैस, तो कतर, यूएई, है ना, मिडिल ईस्ट। अभी सिंस दिस इज अगेन इन न्यूज फॉर द ऑब्वियस रीजन जो चल रहा है, तो अगर ऐसा नेचुरल गैस या फिर कोई भी मतलब ये जो क्रूड ऑयल या फिर ऐसा कोई पोटेंशियल क्वेश्चन आता है, तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट, है ना। सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ पे है? रशिया में। इट हैज द लार्जेस्ट प्रोवन नेचुरल गैस रिजर्व्स, फॉलोड बाय ईरान एंड कतर। बाकी देयर इज नथिंग टू रिमेम्बर। फिर नेशनल ये गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशन, इसको नो नीड टू रीड, इग्नोर करिए। कोल सेक्टर अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू से न्यूज वैसे इन टर्म्स ऑफ दैट, बट स्टैटिस्टिक्स में देख लेंगे तो इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स वाला कंट्री, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो झारखंड में है। और इंडिया के कोल में क्या क्या इश्यूज हैं? तो या लो एश और लो सल्फर, सल्फर, सॉरी सॉरी सॉरी, लैक सफिशिएंट कोल रिजर्व्स ऑफ हाई क्वालिटी। हमारे वहाँ ये क्वालिटी इज पुअर एंड इट इज हाई एश कंटेंट है, और सल्फर भी ज्यादा है ना। मतलब ये सारे इश्यूज हैं, ठीक है। बाकी ये इनिशिएटिव्स वगैरह इग्नोर करिए, क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं ये भी, मतलब यू कैन इग्नोर। न्यू स्टील पॉलिसी अगेन इग्नोर करिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर व्हाट टू से, मतलब ओवरऑल क्यों ये न्यूज में है, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन आयरन। जो आयरन इसका सॉरी, जो रॉ मटेरियल है वो उसका आयरन होता है, इसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए मतलब इट इज अगेन समथिंग इन न्यूज। बाकी ये सब भी इग्नोर करिए। फिर पीएम मित्र स्कीम, दिस इज योर टेक्सटाइल पार्क वाला, है ना। तो ये जो सारी स्टोरी दी हुई है, दीज थिंग्स यू कैन इग्नोर, जस्ट रिमेम्बर दैट देयर आर 7 प्रपोज्ड ये पीएम मित्र पार्क्स, जिसमें से 2 ब्राउन फील्ड है, बाकी सब ग्रीन फील्ड है। तो कहाँ कहाँ पे है ग्रीन फील्ड? अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में धार रीजन में, और ग्रीन फील्ड है अपना तमिलनाडु के विरुद्धनगर में, और कर्नाटक के कालाबुर्गी रीजन में, और गुजरात के नवसारी, है ना, ग्रीन फील्ड है। और ब्राउन फील्ड कहाँ है? तेलंगाना और महाराष्ट्र में, ठीक है, ये दोनों ब्राउन फील्ड है। बाकी 6 के 6 हम, सॉरी 5 अपने ग्रीन फील्ड है ना। जस्ट इन केस ऐसे एयरपोर्ट का पूछ लिया था किसी साल में, है ना, 2024 में, कौन कौन से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, तो बस ये 2 ही अपने इसमें है, ब्राउन फील्ड में है, ठीक है। बाकी ये डिटेल्स मतलब इग्नोर कर सकते हैं। और हाँ, ये भी इग्नोर करिए। फिर अदर की डेवलपमेंट्स में सनराइज सेक्टर्स क्या होते हैं? तो जिन सारे इंडस्ट्रीज है, जिन सारे सेक्टर को देख के लगता है कि ये फ्यूचर में दे कैन क्रिएट अ बूम बूम इन इकोनॉमिक ग्रोथ, उन्हीं को सनराइज सेक्टर कहा जाता है। जैसे हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, है ना, या फिर फूड ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सारे हमारे सनराइज सेक्टर्स में कंसीडर होते हैं। एसईजेड रिफॉर्म्स, ये तो ठीक है, मतलब नॉट रिक्वायर्ड। ये जो एसईजेड जोन्स क्या होते हैं? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, तो ये वो सारे जोन होते हैं जो ड्यूटी फ्री, मतलब ड्यूटी फ्री जोन होते हैं बेसिकली, है ना। जिनको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। ये होते हैं इंडिया में ही, मतलब कंसिडरिंग कि रेफरेंस पॉइंट इंडिया है, तो ये ड्यूटी फ्री जोन होते हैं और दे आर कंसिडर्ड एज फॉरेन टेरिटरी, है ना। मतलब इसके थ्रू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फिर हॉल मार्किंग नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इग्नोर कर सकते हो। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बस मतलब थोड़ा बेसिकली पता हो कि इनका मतलब बेसिकली काम क्या होता है ना। तो दे इंश्योर कि जो भी चीजें मतलब इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है, दे आर मैचिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, दे आर इंश्योरिंग ये क्वालिटीज अप टू मार्क, है ना। तो ओवरऑल ये कंज्यूमर बेनिफिट के लिए ही होता है। और हाँ, मतलब ठीक है, इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये एमएएचए मेडटेक मिशन यू कैन इग्नोर। हाँ, ओके।
सो यस 7:30 एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस इकोनॉमी पीटी, ठीक है। ये अपडेटेड वाला फिर बाकी के जब सारे हो जाएंगे तो वो करवा दूंगी, जिसमें जो अभी मोर कॉन्टेम्परेरी न्यूज है इकोनॉमी के, वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके सो या वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस पीटी इकोनॉमी, और किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं और या डीएम कर सकते हो। वैसे सेशन ओवर हो चुका है, इफ यू वांट टू लीव द ये सेशन तो यू कैन लीव। जिनको कुछ पूछना है तो यू कैन स्टे, है ना। नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन आई हैव नो आइडिया, मेरा इकोनॉमी पार्ट था तो वो मैंने कवर कर दिया है। ग्रुप पे अपडेट हो जाएगा, प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, है ना। तो वो आपको बता दिया जाएगा, अब रेगुलर ही रहेगा, मतलब और जो सारे कमिटमेंट्स वगैरह थे वो सब हो ही चुके हैं कंक्लूड। एंड आई अगेन डीएम करा है, प्लीज चेक। हाँ श्योर 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 सोनिया, एक बार आप डीएम, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर ही देती हूँ। ठीक है, और अगर किसी को अभी सेशन में कोई डाउट है, पीटी इकॉनमी रिलेटेड डाउट है तो वो बता दीजिए। मैम करंट के लिए और कुछ भी पढ़ना है, आई विल नॉट एडवाइस कि कुछ और भी पढ़ो, बहुत ओवरवेलमिंग होता है करंट अफेयर पढ़ना। और कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत लो होता है ना। तो जो पीटी से पढ़ लिया और जो टेस्ट वगैरह आप लोग सॉल्व करते हो मॉक टेस्ट, उसमें जो भी चीजें कवर हो रही है वो इट इज सफिशिएंटली मतलब यूजफुल फॉर योर दिस प्रीलिम्स, है ना। हाईलाइटेड पीडीएफ अपलोड प्लीज। हाँ हाँ बस मैं कर ही रही हूँ सोनिया, या और कोई और डाउट है आप लोगों के? ठीक है, ओके ओके, आई डोंट सी एनी न्यू डाउट, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग डीएम कर सकते हो, आप लोग के पास है मेरा टेलीग्राम आईडी, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
हेलो सर। 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 हेलो सर। तो क्या सुन पा रहे सर?